कर रही है काम। सांसद ने कहा जनसंख्या नियंत्रण पर कड़ा कानून बने। कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया डिजिटल बैंकिंग सेवा का शुभारंभ। यूपी के 75 जिलों को मिला लाभ। उपभोक्ताओं को मिलेगी 24 घंटे बैंकिंग सुविधा। महाराजगंज में 4 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ 302 का मुकदमा। सुदर्शन न्यूज की खबर के बाद हुई बड़ी कार्रवाई। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। हरदोई में मदरसों के सत्यापन का काम हुआ पूरा। सर्वे के दौरान मिले 113 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे। शीघ्र ही शासन को भेजी जाएगी सर्वे रिपोर्ट। और टीकमगढ़ में हिंदी के नाम जलाया एक दिया। विद्यार्थियों ने दीपदान कर सजाया मंदिर। साहित्यकारों ने बताया हिंदी का महत्व। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का। सबसे पहले बात करेंगे उन्नाव की, जहां सांसद साक्षी महाराज ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सौगात दी है। सांसद ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत 218 मार्गों के लिए 998 किलोमीटर सड़कों के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत की है। इस दौरान विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। सांसद ने एक सवाल के जवाब में कहा कि कश्मीरी पंडित बीमारी बहुत पुरानी है और सरकार गुणात्मक तरीके से सुधार ला रही है, लेकिन जो भी आतंकी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। सांसद ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कोई कड़ा कानून बनना चाहिए, चाहे हम दो हमारे दो हों, उनके दो सबके दो, या इससे भी कोई कड़ा कानून सरकार बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट भी इशारा कर चुका है कि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इस पर अंकुश लगना चाहिए। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत 218 मार्ग और 998 किलोमीटर सड़कें, उनके लोकार्पण का कार्यक्रम था। कुछ का लोकार्पण हुआ, कुछ का शिलान्यास हुआ, कुछ का पहले हो चुका है, कुछ का आगे होने वाला है। इसी को लेकर ये बहुत भव्य दिव्य कार्यक्रम था जो आपने देखा। बीमारी बहुत पुरानी है, सरकार गुणात्मक तरीके से सुधार ला रही है, लेकिन जो भी आतंकी हैं किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे अनर्गल बातों का उत्तर देना उचित नहीं समझता। भारतीय संस्कृति में यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे यहाँ स्त्री की पूजा होती है, उनके यहाँ स्त्री को पैर की जूती समझा जाता है। जरूरत हो तो उतार लो, जरूरत हो तब। और अब खबर है यूपी के कानपुर से, जहां डिजिटल बैंकिंग सेवा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। इस मौके पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर और राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने देश के प्रधानमंत्री के इस कार्य की सराहना की। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि 75 जिलों में नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से डिजिटल बैंकिंग सेवा का शुभारंभ किया गया। इस सेवा से बैंक के उपभोक्ताओं अब दिन और रात किसी भी समय अपना पैसा जमा कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। ये सुविधा सप्ताह के सभी दिन यानी कि 24 घंटे चालू रहेगी और बैंक की ये शाखा पूर्णतः पेपरलेस होगी। इस शाखा में अब बैंक उपभोक्ताओं को बिना किसी कागज के ऑनलाइन 24 घंटे बैंकिंग सुविधा मिलेगी। इस प्रकार की सुविधा से उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर इसका लाभ जरूर मिलेगा। इसके लिए आज आज़ादी के अमृत महोत्सव पे पूरे देश के अंदर 75 जनपदों में डिजिटल बैंकिंग शुरू की है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 4 जनपदों को चुना है। झांसी है, आपका कानपुर देहात में अकबरपुर है और लखनऊ है और बनारस है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा की यहाँ पर ब्रांच शुरू की गई है, जिसमें 24 घंटे एक पार्ट में डिजिटल लेन देन रहेगा और वर्किंग आवर जो रहेगा सुबह 10 बजे से 5 बजे तक, उस पीरियड में जो लोग डिजिटल बैंकिंग कैसे की जाएगी, लेन देन कैसे शुरू किया जाएगा, उसको सीखना चाहेंगे तो उनको सीखने के लिए। और अब खबर है यूपी के हरदोई से, जहां सरकार के निर्देश पर मदरसों का सत्यापन करके जिला अल्पसंख्यक अधिकारी ने जिलाधिकारी को रिपोर्ट सौंप दी है।
आपको बता दें कि जनपद में 180 मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं, जबकि जनपद में 113 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त चल रहे हैं, जिसमें जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया है कि शासन के निर्देश पर हमारे जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से मदरसों का पूरे तरीके से सत्यापन कर लिया गया है, जिसमें जनपद में 113 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हुए हैं और जल्द ही रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करवा देंगे। देखिए, इस क्रम में प्राप्त निर्देशों के अनुसार जनपद में जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हैं, उनकी जांच के लिए 20 टीमें गठित की गई थी, जो एडीएम, संबंधित एसडीएम्स, बेसिक शिक्षा अधिकारी और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की देखरेख में टीमों का गठन था। और उन टीमों ने जो अब तक सत्यापन किया है और रिपोर्ट के मुताबिक कुल 113 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे रिपोर्ट में प्राप्त हुए हैं और इन मदरसों के संबंध में जो शासन के पैरामीटर्स थे, उन पैरामीटर्स के आधार पर जांच कराई गई है। और यूपी के बुलंदशहर में यात्रियों से भरी तेज रफ्तार रोडवेज बस की ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर हो गई। हादसे में बस ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 10 से अधिक यात्री घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया और डीएम, एसएसपी भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया है। जानकारी के अनुसार बस जहांगीराबाद जा रही थी और इसी दौरान शिवाली गांव के पास बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हो गई। रोडवेज बस खाई में जा गिरी, जिसमें 10 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं, जबकि ड्राइवर की मौत हो गई है। एक शाम को रोडवेज की बस बुलंदशहर से अनूपशहर जा रही थी, जिसका जहांगीराबाद से थोड़ा पहले एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें लगभग 30 सवारी सवार थी। 10 लोग घायल हुए हैं और ड्राइवर की बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमारे बीच में नहीं रहा है। बाकी कोई अन्य सवारियां मामूली रूप से घायल हैं, एक सवारी थोड़ा गंभीर घायल है, उनको हम लोग रिफ़र कर रहे हैं। हाँ, ये शाम को चूँकि पीईटी की परीक्षा ख़त्म हुई थी, तो उसमें करीब अभी हम लोगों ने बात किया, जो घायल हैं उसमें 3 परीक्षार्थी भी हैं, लेकिन उनकी स्थिति पूरी तरीके से सामान्य और खतरे से बाहर है। और चलिए अब बात करते हैं पुस्तक विमोचन की। एक ऐसी पुस्तक जो इन दिनों बहुत ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है। पैरेल इन प्रैक्टिस किताब का दिल्ली के यूनाइटेड सर्विस स्टेशन ऑफ इंडिया ने विमोचन किया। आपको बता दें कि जिस तरीके से डॉक्टर और मरीजों के बीच में एक ही परेशानी लगातार उत्पन्न हो रही है और कई ऐसे मामले निकल कर सामने आए हैं जब आक्रोशित होकर मरीजों ने डॉक्टर पर जानलेवा हमला किया है और मौत के बाद डॉक्टर को कसूरवार माना है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि डॉक्टर अपना फर्ज और कर्तव्य भी निभाते हैं, लेकिन उन्हें प्रताड़ना भी झेलनी पड़ती है। और इन सब मसलों पर इस किताब को लिखा गया है, जिसमें ये दर्शाया गया है कि डॉक्टर और मरीज के भी रिश्तों को सामान्य कैसे किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक इस किताब के संपादक डॉक्टर अलेक्जेंडर थॉमस हैं। इसमें है कि जो वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स के ऊपर किताब मिल रही है, जो डॉक्टरों पर अत्याचार किया जाता है, जो डॉक्टर अकारण डॉक्टर की पिटाई करता है, हॉस्पिटल को तोड़फोड़ करता है, इसके ऊपर है। देखिए, कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट को ठीक से ही देखता है, जितना उनका उसका नॉलेज है अकॉर्डिंगली देखता है। कोई भी डॉक्टर नेगलेक्ट नहीं करता है, कोई डॉक्टर पेशेंट को नेगलेक्ट नहीं करता है। जाने में कुछ चूक होती होगी, लेकिन ऐसे हर डॉक्टर चाहता है कि मेरा पेशेंट भगवान है। महराजगंज के मुंडेरवा गांव में एसपी कौस्तमु के निर्देश पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 4 लोगों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया गया। दरअसल बीते दिनों प्रेमिका के घर में मिलने गए प्रेमी को परिजनों ने देख लिया, जिसके बाद उसको पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की गई। वहीं प्रेमी सोनू चौरसिया आहत हो गया और अगले दिन सुबह गांव के बगीचे में प्रेमी की रहस्यमय तरीके से पेड़ से लटककर मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने लड़की के घर पर युवक का शव रखकर हंगामा करने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराने के बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया है। खबर है यूपी के मुजफ्फरनगर से, जहां एक ज्वेलरी शोरूम में हिजाब के आड़ में एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल हिंदू त्योहारों के चलते इन दोनों बाजार में भारी भीड़ देखने को मिल रही है और इसी भीड़ का फायदा उठाकर ज्वेलरी शॉप में
बुर्का पहनी दो महिलाओं ने सोने की अंगूठी खरीदने के बहाने पहले एक के बाद एक अंगूठियों से भरे डब्बे को खुलवा डाला और मौका मिलते ही एक डब्बा बुर्के में छिपा लिया। मौके से रफू चक्कर हो गई। इसकी भनक दुकानदार को जैसे ही लगी, उसके बाद उसने सीसीटीवी कैमरे को खंगाला। सीसीटीवी कैमरे में इसकी पूरी करतूत कैद हो गई थी। जब दुकानदार को स्टॉक नहीं मिला और सब कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ तो उसने एक बार फिर से सीसीटीवी फुटेज को देखा। सारा मामला सामने आ गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी कर रही है। 5 तारीख की बात है, लगभग 2:40 हुए थे। उन्होंने बड़ी अंगूठी दिखाने के लिए कहा। उन्हें मेरे बेटे आयुष जैन ने 6 डिब्बे लेडी अंगूठी के दिखाए। उन्होंने क्या किया, एक अंगूठी के डिब्बे के ऊपर 2 डिब्बे रख दिए और फिर 4 डिब्बे जो और अंगूठी के खुले हुए थे उनमें देखने लगी और उन्हें मौका मिलते ही भीड़ का फ़ायदा उठाकर एक डिब्बा अपने बुरखे में। और अब खबर है यूपी के चंदौली से, जहां इंडियन ऑयल डिपो के समीप तेल टैंकरों से तेल चोरी का मामला एक बार फिर से सामने आया है। आपको बता दें कि जनपद चंदौली का यह क्षेत्र काफी पहले से तेल चोरी के गोरख धंधे के लिए सुर्खियों में रहा है। मुखबिर की सटीक सूचना पर अलीनगर पुलिस और स्वाट टीम ने तेल चोरी करते चोरों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। पुलिस ने खाली पड़े प्लॉट में छापेमारी कर टैंकरों से तेल चोरी कर रहे 3 चोरों को गिरफ्तार किया। वहीं तेल चोरी करने वाले उपकरण, ड्रम और गैलन से भरे कुल 300 लीटर डीजल भी बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों को जेल भेज दिया है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अलीनगर थाना अंतर्गत इंडियन ऑयल डिपो से निकलने वाले टैंकरों से तेल चोरी की सूचना मिल रही थी। इस पर एक संयुक्त टीम बनाकर क्राइम ब्रांच और थाने की टीम से छापेमारी की गई है, जिसमें 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं और लगभग 300 लीटर डीजल इनसे बरामद हुआ है। समुचित धाराओं में मुकदमा थाना स्थानीय पर पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त खबर है यूपी के मुजफ्फरनगर से, जहां अवैध खनन माफियाओं ने सड़क को क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिसके चलते ग्रामीणों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। खनन माफियाओं की ओर से अवैध तरीके से ओवरलोड गाड़ियों में भरकर ले जा रही खनन से रास्ता 4 फीट गहरा हो गया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष विकास शर्मा के नेतृत्व में मौके पर ही धरना प्रदर्शन किया और किसानों ने आला अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग की। मौके पर पहुंची नायब तहसीलदार श्रद्धा गुप्ता ने रास्ते का औचक निरीक्षण किया और ग्रामीणों को सड़क सही करवाने खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा भी दिया। यहाँ पर एनएच वालों का काम चल रहा है, तो ये कह रहे हैं कि अवैध खनन की शिकायत कर रहे थे। हालांकि अभी वो सारे परमिशन के तहत चल रहे हैं, फिर भी इनका कहना है कि जितनी परमिशन थी मिट्टी उससे ज़्यादा उठाई गई है और ओवरलोडिंग भी है, तो वो उसको जांच करवा लेते हैं। हाँ, तो इसको दिखवा लेते हैं कि जितनी उनको परमिशन है उससे ज़्यादा मिट्टी उठाई है, इसको एक बार दिखवा लेते हैं। अगर परमिशन से ज़्यादा मिट्टी उठाई है तो उनके खिलाफ जो रॉयल्टी बनती है वो रॉयल्टी वो देंगे। आगे कार्रवाई। खबर है यूपी के मेरठ से, जहां त्योहारों का सीजन आते ही लोग तरह तरह की मिठाइयां खरीदना पसंद करते हैं। वहीं लोग इन मिठाइयों को खाकर बड़ी संख्या में बीमार भी हो जाते हैं। दरअसल थाना सरूरपुर क्षेत्र में जहर परोसने वाली कई अवैध फैक्ट्रियों का संचालन किया जा रहा है, जहां रसगुल्ला बनाने की फैक्ट्री में गंदे पानी का इस्तेमाल, गंदे दूध का इस्तेमाल और बिना हाथों में बिना ग्लव्स पहने हुए रसगुल्ले और अन्य मिठाइयां बनाई जा रही हैं। वहीं लोग बड़े चाव से इन मिठाइयों को अपने घरों पर लेकर जाते हैं, जिसको खाने के बाद लोग बड़ी मात्रा में हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। फूड विभाग की टीम फैक्ट्रियों पर कोई भी कार्रवाई करने में नाकाम साबित हो रही है। खाद्य सुरक्षा और प्रशासन विभाग मेरठ आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के दृष्टिगत हमने 4 टीमें बनाई हैं जो संपूर्ण जनपद को कवर करेंगी। सबसे पहला काम जिसमें रहेगा कि वो प्रत्येक जो हम स्थान चिन्हित कर रहे हैं कि जहां मिलावट की संभावना सबसे अधिक है, वहां हमारी टीम निरीक्षण करेगी निरंतर, और फिर अगर लगेगा कि नहीं वहां मिलावट कोई सामान मिलता है या मिलावटी क्षेत्र है तो हम उस हिसाब से प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उसके अंतर्गत हम नमूना भी। खबर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री
अमित शाह ने 500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एयर टर्मिनल का शिलान्यास किया। साथ ही 1450 पीएम आवास के हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया। अमित शाह ने 4300 करोड़ की लागत की नल जल योजना का लोकार्पण करते हुए कहा कि ग्वालियर का एयरपोर्ट देश के 72 हवाई अड्डों में शामिल होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जहां हवाई सेवाओं का विस्तार होगा, वहीं कार्गो टर्मिनल के निर्माण से पूरे विश्व के लिए आयात निर्यात संभव हो सकेगा। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री ने जयविलास पैलेस में गौरवशाली मराठा परंपराओं का संग्रहालय मराठा गैलरी का लोकार्पण किया और विजिटर बुक पर अपने विचार भी अंकित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। और चलिए अब खबर आपको हम बताते हैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से, जहां मंदिर में एक दिया हिंदी के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं, शिक्षक, साहित्यकार और अधिकारी पहुंचे। सभी ने मंदिर परिसर में दीपदान किया। हिंदी के ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने कहा कि देश में डॉक्टर्स की पढ़ाई अब हिंदी भाषा में शुरू हो रही है और गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टरी की पढ़ाई की हिंदी में लिखी गई 3 किताबों का विमोचन किया। उन्होंने अधिकारियों से ज़्यादातर काम हिंदी में करने की बात कही। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने दीपदान के तहत एक एक दीपक जलाकर मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया। इस मौके पर सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के छात्र छात्राओं के अलावा शिक्षक, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी भोपाल में हिंदी में मेडिकल पाठ्यक्रम की पढ़ाई का शुभारंभ करेंगे, तो ये इस मायने में युगांतकारी है कि अभी तक जो भी विकसित देश हैं या जो जिनको हम अग्रणी पंक्ति के देश कहते हैं, वो अपनी भाषा में मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। तो हमारे यहाँ कल से पहली बार हो रहा है और हम अपनी भाषा के सम्मान के लिए, मातृभाषा के प्रति अपने समर्पण के लिए आज हमने पूरे प्रदेश के 52 जिला मुख्यालयों पे एक जगह एक दिया हिंदी के नाम का। खबर बिहार के रक्सौल से है, जहां हरिया ओपी थाना क्षेत्र में एक महिला को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी, जिसमें महिला बुरी तरह से घायल हो गई, जबकि उसके पति को भी आंशिक रूप से घायल कर दिया गया। घटना के बाद पीड़ितों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मुख्य चिकित्सक की देखरेख में इलाज किया जा रहा है। उधर घटना की रक्सौल थाना को सूचना मिलते ही पुलिस ने वहां पहुंचकर जानकारी ली। पीड़िता और पीड़ितों की पहचान वीणा देवी, उसके पति रमेश तिवारी के रूप में हुई है। दरअसल रमेश तिवारी ने बताया कि वो बाइक से अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर जा रहे थे, तभी बाइक से आए अपराधियों ने गोली मार दी, फरार हो गए। उन्होंने बताया कि वो लोग मुझे निशाना बनाने आए थे, परंतु गलती से उनकी शिकार मेरी पत्नी हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अपराधियों की खोजबीन में जुट गई है। खबर है बिहार के दरभंगा से, जहां डेंगू से पीड़ित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 7 नए मामले सामने आए, जिन्हें डीएमसीएच अस्पताल के डेंगू वार्ड में भर्ती किया गया। वहीं डीएमसीएच में कुल भर्ती मरीजों की संख्या बढ़कर 11 हो गई और अभी तक अस्पताल के डेंगू के कुल 37 मरीज अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। राहत की बात यह है कि इसमें 26 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। वहीं डेंगू के बढ़ते मरीज को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने 10 बेड के वार्ड को बढ़ाकर 40 बेड का वार्ड बना दिया है। वहीं निरीक्षण करने पहुंचे अस्पताल अधीक्षक हरिशंकर मिश्रा ने कहा कि डेंगू मरीजों के लिए अस्पताल में सारी दवाइयां उपलब्ध हैं। मरीजों की देखरेख के लिए डॉक्टर और नर्स की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि मरीज को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। वहीं उन्होंने कहा कि ब्लड बैंक में प्लेटलेट की कमी नहीं है और जरूरत पड़ने पर मरीजों को मिलेगा। डेंगू के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था है यहाँ। हम लोग अपने बेड कैपेसिटी को भी बढ़ा लिए हैं। अभी मेरा 40 बेड का ये डेंगू वार्ड है, पहले 10 बेड का था। और सारी दवाइयाँ जो डेंगू के मरीज के लिए उपयोग में लाई जाती हैं, सारी दवाएं यहाँ उपलब्ध है। और यहाँ ऐसा है जो सारे मरीज स्टेबल है, कोई मरीज यहाँ गंभीर स्थिति में नहीं है। और हम आशा करते हैं कि हम लोग अन्य महामारी की तरह इस पर भी काबू पा लें। पहले कितने मरीज थे, आज क्या स्थिति? नहीं, परसों 3 था, कल 7 हुआ, आज 11 हो गया है। संख्या तो बढ़ रही है, अभी बढ़ने ही का ट्रेंड हमको लगता है 1 वीक तक रहेगा।
जैसा कि हर बार होते हैं। और अब खबर आपको बताते हैं असम के डिब्रूगढ़ से, जहां भूत काव की रोकथाम के कार्यों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा डिब्रूगढ़ पहुंचे। उन्होंने 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नागगुली अंचल में हो रहे भूकटाव क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से जारी भूकटाव की रोकथाम के लिए किए जा रहे कामों की जानकारी हासिल की। मुख्यमंत्री ने बताया कि स्थिति गंभीर है और भूकटाव ज्यादा हो रहा है, वहीं बचाव के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नया बांध बनाया जाएगा। जो बांध है वो अस्थायी है। जिन लोगों के घर और खेत नदी में समाहित हो गए हैं उन्हें क्षतिपूर्ति सरकार की तरफ से की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जिला क्रीड़ा संस्था के सहयोग से आयोजित 4 दिवसीय महिला फुटबॉल टूर्नामेंट में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि असम की चाय जनगोष्ठी के युवा विभिन्न प्रतिभाओं के धनी हैं, सिर्फ उन्हें उभार कर हमें सामने लाना है। আমাৰ মাইজান চাহ বাগিচাত হোৱা ভয়াৱহ খহনীয়া পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ মই আজি ইয়ালৈ আহিছিলোঁ। আমাৰ বান নিয়ন্ত্ৰণ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া, বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন বিনোদ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াও মোৰ লগত। खबर है राजस्थान के कोटा से, जहां हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिमों को आखिरकार पाकिस्तान से इतना प्रेम कैसे है। बीते दिन में कोटा में जगह जगह बैनरों पर पाकिस्तान के छोटे छोटे झंडे बने हुए हैं। जब इस मामले का पता बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को चला तो उन्होंने मौके पर जाकर बैनर का फोटो वीडियो बनाया और बाकायदा पुलिस को कंप्लेंट भी की, लेकिन पुलिस ने इसे धार्मिक झंडा बताकर मामले को टाल दिया। लेकिन जब पुलिस को लगा कि बजरंग दल संगठन के द्वारा मामला बढ़ सकता है तो बाद में पुलिस ने बैनर को उतरवा दिया। आखिरकार भारत में रहने वाले मुस्लिमों के दिल में दिमाग में पाकिस्तान का जहर कौन घोल रहा है। खाना पीना यहाँ पर रहना, झंडा भी भारत का ही होना चाहिए था। शहर एसपी ऑफिस से मात्र 300 मीटर की दूरी पर ईद मिलादुन्नबी की बधाई देते हुए एक फ्लेक्स में पाकिस्तानी झंडे लगे हुए हैं। उसी समय हमने प्रशासन को अवगत कराया और मैंने खुद वहां पर जाकर शाम को 5 बजे अपने मोबाइल से वीडियो बनाया, फोटो खींचा और प्रशासन को बताया कि यहाँ पर पाकिस्तान के झंडे लगे हुए हैं। तो प्रशासन के माध्यम से उन झंडों को उतरवा तो दिया गया, लेकिन कोटा सिटी पुलिस के ट्विटर के ऑथेंटिक अकाउंट से संदेश दिया गया कि ये झंडे पाकिस्तान के नहीं हैं, ये झंडे धार्मिक है। और अभी अभी वृत्ताधिकारी महोदय संजय सिंह जी के द्वारा रिपोर्ट पेश की गई कि इसमें जो छोटी झंडियाँ लगी हुई है ये धार्मिक झंडियाँ हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।